हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ परनीत। आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स का बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विच इज़ रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल के लिए जब स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, वेदर दे आर जीटी स्टूडेंट्स और अकेडमिक स्टूडेंट्स, उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। जैसे रीडिंग हमारे माइंड में आया, वैसे ही हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन आती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बिकॉज ये ऐसा मॉड्यूल है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है? आज मैं क्लियर करूंगी आपके वो सारे डाउट्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी जो आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड व्हेन यू आर गिविंग योर फाइनल एग्जाम। क्लियर? हम देखेंगे इसके साथ व्हाट आर द क्वेश्चन टाइप्स। मेन क्वेश्चन टाइप्स कौन सी आती हैं, वेदर इट इज जीटी एग्जाम और इट इज एकेडमिक एग्जाम। क्लियर है? तो सबसे पहले जो रीडिंग का एग्जाम है उसके लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा विच इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स 1 आवर यू विल गेट, जिसमें आपको परफॉर्म करने होंगे 40 क्वेश्चंस। दोनों को, जीटी स्टूडेंट्स को भी 40 क्वेश्चंस आएंगे एंड एकेडमिक स्टूडेंट्स को भी 40 क्वेश्चंस ही आएंगे इन 1 आवर। क्लियर है? और अगर बैंड स्कोर की बात करें, टू अचीव 7 बैंड स्कोर एकेडमिक स्टूडेंट्स को 30 क्वेश्चंस परफॉर्म करने होंगे, मीन्स उनके 30 ठीक होने चाहिए आउट ऑफ 40, एंड फॉर जीटी स्टूडेंट्स इट्स बिट हायर, दैट इज 34। जीटी स्टूडेंट्स को एग्जाम में आएंगे 5 शॉर्टर पैसेजेस, बट एकेडमिक स्टूडेंट्स को आते हैं 3 लॉन्ग पैसेजेस इन सेक्शंस लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, with longer passages for academic students and for GT students। फर्स्ट सेक्शन ए बी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वैसे ही सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन डिपेंड करता है, उसमें थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ आता है या फिर वो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर जीटी स्टूडेंट्स इट्स 5 शॉर्टर पैसेजेस और 6 शॉर्टर पैसेजेस, ठीक है, इस तरीके से आता है। एंड फॉर एकेडमिक इट्स 3 लॉन्गर पैसेजेस इन 3 सेक्शंस। क्लियर? इसके साथ साथ हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। जीटी एंड एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन टाइप्स वो सेम ही होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप्स आपको एक ही एग्जाम में पूछे जाएं, एंड इट माइट पॉसिबल कि एक टाइप आपको रिपीट होके आए। फॉर एग्जाम्पल, आपको फर्स्ट सेक्शन में ट्रू फॉल्स आए एंड थर्ड सेक्शन में फिर से ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपको फिलिप्स आए, थर्ड सेक्शन में या सेकेंड सेक्शन में फिर एक दो फिलिप्स आपको आ सकते हैं, तो रिपीट भी हो सकते हैं और इनमें से स्किप भी हो सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट टाइप कौन सी है। ऐसा भी नहीं है ये सीक्वेंस में आते हैं, आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आते हैं यही टाइप्स। मैचिंग हेडिंग्स, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स आ जाते हैं, जैसे ए बी सी डी ई पैराग्राफ्स आ गए, उसके साथ हमने मैच करना होता है हेडिंग को, कि कौन सा हेडिंग कौन से पैराग्राफ के साथ मैच करता है। मीन्स इस सपोज बी पैराग्राफ है, उसका 1 to 10 में से कौन सा हेडिंग आएगा। दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या फिर ये आ जाता है यस नो नॉट गिवन की फॉर्म में भी ये आ जाता है। क्लियर? ये वाला जो क्वेश्चन टाइप है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट रियली डिफिकल्ट एंड इट्स इंडीड डिफिकल्ट बिकॉज ये ट्रिकी होता है, लेकिन उसको इजी मेथड से कैसे करना है वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी विद डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स विद द इजीएस्ट मेथड्स। क्लियर? थर्ड इज मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन में हमें इंफॉर्मेशन मैच करनी होती है। सपोज लाइंस आ जाती हैं, छोटी छोटी लाइंस आ जाती हैं कि ये लाइंस कौन से पैराग्राफ के साथ मैच कर रही हैं, मीन्स किस में से उठाई गई हैं। देन इज समरी कंप्लीशन, इट्स इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स। समरी वो डाल देते हैं, उसमें ब्लैंक्स डाल देते हैं, हमें वो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होता है। नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन, वैसे ही फिलअप्स की तरह ही होती है, हाफ सेंटेंस उन्होंने डाल दिया, हाफ हमें पैसेज से उठा के कंप्लीट करना है। देन इज टेबल, फ्लो चार्ट या कोई भी डायग्राम्स आ जाती हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें मेनली क्या फिल करना होता है, या तो डेट्स फिल करनी होती हैं, या किसी का नेम, साइंटिस्ट का नेम, प्लेस का नेम, या फिर कोई थ्योरीज जैसे रेवोल्यूशन, ऐसी थ्योरीज। क्लियर? देन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में हमें चॉइसेस दी जाती हैं ए बी सी, इसमें से टिक करना है कौन सी हमारा ठीक है आंसर। देन इज शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स ज़्यादातर जीटी स्टूडेंट्स को आते हैं। शॉर्ट आंसर्स में क्या करना होता है, वो आपको आंसर्स करने होते हैं। कैसे? जैसे यू हैव टू आंसर इट इन 1 word, नो मोर देन 3 words, है ना, फिलिप्स की तरह ही होता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस देते हैं, एंड में हमें उसका आंसर देना होता है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डेट्स, अगेन नेम्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट आंसर उसको आपका देना होता है। क्लियर?
तो दीज आर ऑल टाइप्स जो आपको आएंगी, आगे पीछे आ सकती हैं, स्किप भी हो सकता है एंड रिपीट भी हो सकता है। तो आपको जब आप परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको माइंड में पहले से ही ध्यान रखना है कि इन टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे इन टाइप्स के क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, और अगर इनमें से मेरा कोई वीकर पार्ट है तो उसकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन द टिप्स एंड ट्रिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बनाई हैं, ठीक है, जिनको मैं ध्यान में रखती हूँ जब मैं परफॉर्म करती हूँ अपनी राइटिंग, चाहे वो मैं किसी बच्चे को परफॉर्म करवा रही हूँ, चाहे खुद परफॉर्म कर रही हूँ। और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जब हम ध्यान में रखेंगे, देन आई कैन चैलेंज, आई कैन बेट यू गाइस, आप 7+ अचीव कर पाएंगे रीडिंग में। इवन यू कुड अचीव 9 बैंड्स एज वेल, बट इनको ध्यान में रखना होगा जैसे जैसे आप परफॉर्म करेंगे। नाउ द फर्स्ट ट्रिक इज, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक जब भी हमारे माइंड में आती है, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट सभी स्टूडेंट्स को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आपके रीडिंग के एग्जाम में, राइटिंग में भी आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए एंड रीडिंग में भी टाइम मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि रीडिंग में तो क्वेश्चंस पूछे हैं, हम करते जाएंगे, अपने आप टाइम हमारा पूरा हो जाएगा, नहीं, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। सपोज आपको वहाँ पे टोटल 1 आवर उन्होंने दिया, 60 मिनट्स उन्होंने दिए, ठीक है, तो 60 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम मैनेज करूँ, 3 सेक्शंस जैसे मुझे आएंगे, तो इनमें अगर मैं टाइम मैनेजमेंट करूँ तो ये तो ऐसे ही होना चाहिए ना, 20 फॉर द फर्स्ट, 20 फॉर द सेकेंड एंड 20 फॉर द थर्ड। इस तरीके से मुझे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर मैं टाइम मैनेजमेंट करूँगी, देन आई विल डेफिनेटली रन आउट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस का, सेक्शंस का डिफिकल्टी लेवल उन्होंने सेट किया होता है, और जैसे जैसे हम पैसेजेस पे मूव करते हैं वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाता है ना। जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो थोड़ा सिंपल होता है, वो डिफिकल्ट नहीं होता, सिंपल होता है। सेकेंड वाला उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड थर्ड वाला इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन, जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है हमारा, जिसके ऊपर हमारे दिमाग में बहुत प्रेशर बिल्ड होने वाला है। क्लियर? तो इसके लिए आई सजेस्ट आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप फर्स्ट सेक्शन को ट्राई कीजिए 14 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर दें। सेकेंड सेक्शन को आप 17 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दें, और एंड वाले पे मेरे पास कम से कम 25 मिनट्स का टाइम होना चाहिए। तो जब एंड वाले सेक्शन जो मोस्ट डिफिकल्ट है, आपके पास इतना इनफ टाइम होगा तो आप नर्वस नहीं होंगे, आप अच्छे से टाइम के साथ विद फुल फोकस्ड माइंड वहाँ पे आंसर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आते आते ही आपके पास 15 मिनट बचे, then आई कैन बेट अगेन कि आपका ये सेक्शन पूरा नहीं होगा। तो वहाँ पे क्योंकि प्रेशर पहले ही है माइंड पे, तो रीडिंग है बहुत डिफिकल्ट है, वैसे ही हमारे माइंड में कि बहुत डिफिकल्ट है, टफेस्ट मॉड्यूल है, ऊपर से सेक्शन 3 मोस्ट डिफिकल्ट है, ऊपर से टाइम कम है, वैसे ही नर्वस होंगे, वैसे आंसर्स मिलेंगे नहीं, जो मिलेंगे वो भी गलत मिलेंगे। क्लियर है? सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क फॉर द टाइम मैनेजमेंट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बिफोर योर एग्जाम, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें अपना टाइमर साथ में रखें, सेक्शन वाइज उसकी प्रैक्टिस करें। सेक्शन फर्स्ट आप परफॉर्म करने बैठे, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखें कि मैं कितने टाइम में कर रहा हूँ। सेक्शन सेकंड आप करें, फिर अपना टाइमर देखें। क्लियर है? तो इस तरीके से करें। एंड में आपके पास 2 to 3 मिनट्स अलग से बचने चाहिए, जिसमें आप क्या करेंगे, आप करेंगे अपनी प्रूफ रीडिंग, फाइन क्रॉस चेकिंग। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि मैम पेपर तो रीडिंग का है, प्रूफ रीडिंग क्यों ज़रूरी है? राइटिंग का पेपर थोड़ी ना है कि हम उसमें स्पेलिंग्स चेक करें, लाइन्स चेक करें, है ना, पंक्चुएशन चेक करें। ये तो रीडिंग का पेपर है, इसमें प्रूफ रीडिंग की क्या ज़रूरत है भाई? ज़रूरत है, इट्स एज नेसेसरी एज इट इज़ इन राइटिंग। क्यों? चाहे इसमें फिलिप्स में हमने स्पेलिंग्स लिखे, चाहे देख के ही लिखे पैसेज में, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं। लिखना था आई, मैंने जल्दी जल्दी में ई लिख दिया। लिखना था पीसेस, मैंने पीस लिख दिया, या पीस लिखना था, मैंने पीसेस लिख दिया, है ना। इन छोटी छोटी एस आई ई का ध्यान बहुत ज़रूरी है। वो कैसे ध्यान रखोगे? क्रॉस चेक करके रखोगे, प्रूफ रीड करके रखोगे।
मल्टीपल चॉइस में आंसर तो बी था, लेकिन मैंने देखते देखते ना ट्रांसफर कर दिया सी, है ना। और कुछ करते करते मैच द हेडिंग्स में आंसर तो सेकंड था, रोमन्स में कई बार लिखा होता है ना, तो मैंने तो थर्ड लिख दिया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आप कब रखोगे, व्हेन यू विल डू प्रूफ रीडिंग, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे किसमें, टाइम मैनेजमेंट में। क्लियर। अब कई स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि जैसे सेक्शंस डिफिकल्ट हैं आप वैसे ही पेपर में परफॉर्म कीजिए। सपोज थर्ड वाला बहुत डिफिकल्ट है तो थर्ड वाला आप फर्स्ट पे कीजिए, कि आप ऐसे परफॉर्म कीजिए इनको, थर्ड वाला पहले कीजिए फिर सेकंड फिर फर्स्ट। नो, अगर आप इस तरीके से करेंगे फिर भी यू विल डेफिनेटली रन आउट ऑफ टाइम। कैसे, थर्ड वाला सेक्शन मोस्ट डिफिकल्ट है, अगर आप उसको पहले ही परफॉर्म करने बैठ गए, वहां पे आंसर्स आपको नहीं मिल रहे, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया आपको, आप उसी सेक्शन पे बैठे हो, आंसर नहीं मिल रहे, कंफ्यूज हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही लो हो गया, तो सेकेंड एंड फर्स्ट जो ईजीएस्ट पार्ट्स हैं उनके भी आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, या तो फिर एंड में टाइम ही नहीं बचेगा, तो सारे का सारा पेपर में गड़बड़ कर दोगे, सारा पेपर खराब कर दोगे। क्लियर है। तो जब भी आप करेंगे इसको सीक्वेंस वाइज ही करेंगे, पहले फर्स्ट सेक्शन यू विल परफॉर्म, देन यू विल गो ऑन द सेकंड, देन इन द एंड थर्ड। क्लियर है, विद टाइम मैनेजमेंट इन योर माइंड। क्लियर। सेकंड इज रीड क्वेश्चंस फर्स्ट देन पैसेज। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, जैसे ही उनको पेपर मिला वो पहले पैसेज पढ़ने लग जाते हैं। अब 4 to 5 मिनट्स उन्होंने पैसेज पढ़ते पढ़ते अपने वेस्ट कर दिए, लेकिन पैसेज पढ़ने के बाद एंड में उन्हें समझ कुछ भी नहीं आया। कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैंने ढूंढना क्या है, बस पैसेज पढ़ने में लगे हैं। अगर आप क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे, आपके माइंड में एक माइंड सेट बना होगा कि ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं पैसेज में से ये ढूंढ रहा हूँ, मैंने पैसेज क्वेश्चन में ये कीवर्ड को फाइंड आउट किया था, ये कीवर्ड हाईलाइट किया था, तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ, तभी मिलेगा ना। ऐसे थोड़े कि पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज में से उसको फाइंड आउट करो। क्लियर है, इसी का मीनिंग है रीड क्वेश्चंस फर्स्ट देन योर पैसेज। अब ये करते करते आपको इसके साथ एक और क्या करना है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कैसे की जाती है, सपोज सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आपको ट्रू फॉल्स पूछे उन्होंने एक पार्ट में, सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे फिलिप्स पूछ लिए। ठीक है, तो जब सेक्शन 2 आया तो मैंने इनको पढ़ लिया, ट्रू फॉल्स कौन कौन से पूछे उन्होंने, मैंने हाईलाइट भी कर लिए, जो भी वर्ड्स हैं कीवर्ड्स भी उनके देख लिए, वैसे ही मैंने फिलिप्स भी पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद मैं सेक्शन 2 को पढ़ूंगा। सेक्शन 2 में सपोज ये पैराग्राफ्स बने हुए हैं, तो मैं इनको पढ़ना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे ये नहीं कि मैं सारा पैराग्राफ पढ़ूंगा, नहीं। सपोज मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, मैंने पहले क्वेश्चंस पढ़े फिर पैराग्राफ पढ़ा, फिर जैसे मुझे एक दो आंसर मिल गए मैं फिर दोबारा से इनको क्रॉस चेक करूंगा। इतने तो हम एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ के पहले माइंड में याद कर लूँ, है ना, मुझे याद हो जाएंगे फिर मैं सारा पैसेज पढ़ लूँ कि मुझे आंसर्स मिल जाएंगे। नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा स्कीम एंड स्कैन करना है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन एक बार देख लिए, फिर आप फर्स्ट पैसेज देखेंगे, आपको एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर आप दोबारा से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लोगे, फिर आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, फिर आप आगे पढ़ोगे, फिर इधर पैसेज को देखोगे। ऐसे हल्का हल्का स्किम एंड स्कैन हाईलाइट कीवर्ड्स के साथ आप अगर मूव ऑन करेंगे, टाइम भी सेव होगा एंड आंसर्स भी इजीली मिलेंगे, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा बिकॉज आंसर्स मिल रहे हैं, है ना। क्लियर। अब इसके साथ एक चीज आप और क्या कर सकते हो, इसमें आप एक सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हो। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ट्रू फॉल्स हो गए, फिलिप्स हो गए, इनमें एक सीक्वेंस भी फॉलो होता है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कैसे फॉलो होता है। ये क्लियर है, रीड क्वेश्चन फर्स्ट देन पैसेज, देन इज हाईलाइट वाइल रीडिंग। हाईलाइट आप करेंगे जैसे जैसे पढ़ रहे हैं एंड लुक फॉर द कीवर्ड्स। अब जैसे जैसे मैंने क्वेश्चंस को भी पढ़ा, ये नहीं है कि अकेले पैसेज में आपने हाईलाइट करना है, नहीं, पहले आप क्वेश्चंस में करोगे कीवर्ड्स को हाईलाइट, कि पूछ क्या रहा है, फिर आप पैसेज में ढूंढोगे ना उन चीज़ों को जाके कि वहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी थी, यही पैसेज में पढ़ी है, तो इसी के साथ ही आगे पीछे मेरा आंसर है, और वही आंसर होता है। क्लियर है। इन चीज़ों को आप जैसे जैसे आपको यहाँ पे कोई वर्ड लिखा आपने हाईलाइट कर दिया, है ना, कोई कीवर्ड था आपने हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, सर्कल बना दो, कैसे भी आप कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स कैसे होते हैं जिनको आपको हाईलाइट करना है, इट कुड बी डेट्स, नेम्स, प्लेसेस का नेम, किसी पर्सन का, साइंटिस्ट का, थ्योरीज,
कुछ भी हो सकता है जिनको आपको हाईलाइट करना है। ये 2 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप परफॉर्म करते हो, आंसर्स को फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट इज, फिफ्थ इज लीव इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररिलेवेंट? कई बार क्या होता है, जैसे जैसे मैं पैसेज पढ़ रही हूँ, उसमें पैराग्राफ्स पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते 1-2 लाइन्स ऐसी आ गई या 1-2 वर्ड्स ऐसे आ गए जो मैंने कभी सुने ही नहीं, मुझे नहीं पता इनका मीनिंग क्या है, मुझे नहीं क्लियर है ये वोकैबुलरी, या फिर मुझे इन लाइन्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आ रहा। then there is no need to waste your time on those such lines, on those words. क्यों? Because they are totally irrelevant words. वो वर्ड्स क्यों डाले हैं? वो वर्ड्स डाले हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, अपना टाइम वेस्ट करते रहो, उनको ही समझते रहो। ठीक है, ऐसा अगर कुछ भी पार्ट आता है वहां पे आपका आंसर 100% नहीं मिलेगा, उनको आपको क्या कर देना है, जस्ट लीव दोज लाइन, जस्ट लीव दोज वर्ड्स एंड मूव फर्दर। क्लियर? देन इज अंडरस्टैंड पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग की टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप फिलिप्स कर रहे हो, फिलिप्स में सपोज बिजी के साथ मेरा फिलिप है, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड तो ढूंढ लिया, बिजी हाईलाइट भी कर लिया इसको। अब मैं जब इसको पैसेज में ढूंढने लगूंगा, मैं ढूंढने जा रहा हूँ बिजी 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 बिजी, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो पैराफ्रेज किया ना। ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, मैं सेम सेंटेंस ढूंढ रहा हूँ पैसेज में, सेम लाइन मुझे कहीं पे मिल जाए, मिलेगी नहीं। अगर मिल भी गई तो 100% वो लाइन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई और तरीके से लिखी है। ठीक है, तो उसके साथ हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है उसका सिमिलर वर्ड, वर्ड्स के सिनोनिम्स। बिजी नहीं मिलेगा, हैप्टिक मिल सकता है, ऑक्यूपाइड मिल सकता है, हमने किया है ना वोकैबुलरी में। डेट्स वाई मैं वोकैबुलरी करवाती हूँ। वोकैबुलरी की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके वॉच कीजिए, जिससे आपको सिंपल बट मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी क्लियर होगी, है ना। वो तो यहाँ पे आ गया ना, वोकैबुलरी हमें नहीं अकेला किसमें हेल्प करेगी राइटिंग में, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन रीडिंग मॉड्यूल एज वेल। क्लियर है ना? तो पैराफ्रेजिंग, वहाँ पे ट्रू फॉल्स में कोई भी लाइन आई है तो उसको पैराफ्रेजिंग, वो ट्रू फॉल्स वो लाइन पढ़िए, उसको समझिए, साथ में हिंदी बनाइए, सेम उसकी लाइन विद सिमिलर मीनिंग वहाँ पे आके देखिए। क्लियर है? तो इस तरीके से फिर आपको आंसर्स भी मिलेंगे और ट्रू फॉल्स वगैरह के जैसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो गलत भी नहीं होंगे। फाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सीक्वेंस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वेश्चन सीक्वेंस की। क्वेश्चन सीक्वेंस मतलब जैसे ट्रू फॉल्स हो गए, फिलअप्स हो गए, एक सेक्शन में है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जैसे ट्रू फॉल्स है, सपोज ए बी सी डी, ये ट्रू फॉल्स है, पहले वाला मुझे यहाँ पे मिल गया तो ये पॉसिबल है, सेकंड वाला आपको इसके नीचे मिलेगा, फिर थर्ड वाला इसके नीचे मिलेगा, फिर फोर्थ वाला इसके नीचे मिलेगा। वैसे ही फिलअप्स होते हैं, फर्स्ट यहाँ पे मिल सकता है, सेकंड यहाँ पे मिल गया, थर्ड यहाँ पे मिल गया, फोर्थ यहाँ पे मिल गया, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे, तो ये सीक्वेंस इनमें फॉलो होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन सीक्वेंस किस टाइप के क्वेश्चंस में फॉलो नहीं होता, जैसे कि होते हैं मैचिंग हेडिंग्स जो होते हैं उनमें ये फॉलो नहीं होता। ये तो क्लियर ही है ना कि अगर ये फॉलो हो रहा होगा फिर वो क्वेश्चन टाइप का क्या फायदा है। फिर तो ए का आंसर 1, बी का आंसर 2, सी का आंसर 3, है ना। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चंस में ये फॉलो नहीं होता, तो उनको आपको अच्छे से, जैसे मैचिंग हेडिंग्स आए वो आप कैसे परफॉर्म करोगे, उसमें आई सजेस्ट कि पहले आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे। ऊपर मैंने कहा ना पहले क्वेश्चन पढ़ो। मैचिंग हेडिंग में पहले क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पहले ऑप्शंस देखने का कोई फायदा नहीं है। पहले जैसे ए पैसेज है, आप ए पैसेज पढ़ो, स्किम एंड स्कैन करो, साथ साथ उसको हाईलाइट करो, उसकी हिंदी बनाओ, समझो कहानी क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है। जब वो क्लियर हो जाएगा किस चीज़ की बात हो रही है, फिर आप ऑप्शंस पढ़ो, फिर आपको पता चल जाएगा सीधा का सीधा ये हेडिंग पढ़ा है उस चीज़ का। ठीक है, तो ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इनको अच्छे से कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज ऑलवेज रीड इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर दी ही होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें आदत ही नहीं है, वी आर नॉट हैबिचुअल टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। पढ़ेंगे लेकिन केयरफुली नहीं पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू ना। लेकिन आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। सपोज फिलिप्स हैं, उन्होंने पूछा नो मोर देन 2 वर्ड्स और अ नंबर।
लेकिन हमारा आंसर 3 वर्ड्स में बन रहा है और मैंने आराम से 3 वर्ड्स लिख दिए। इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ी, ध्यान नहीं दिया, आंसर मुझे मिल गया, फटाफट से मैंने लिख दिया, बट वो आंसर क्या है? गलत। क्लियर है? ट्रू फॉल्स उसने पूछे, ट्रू उसने ऊपर पूछा, यस नो नॉट गिवन, लेकिन मेरे तो माइंड में सेट है ना कि कौन से हैं, ट्रू फॉल्स हैं। लिखना तो यस था, मैंने क्या लिख दिया? ट्रू। गलत। इसलिए आई सजेस्ट, आई रिकमेंड, ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली, वेरी प्रिसाइजली, तभी क्लियर होंगी चीज़ें, तभी आंसर्स ठीक होके भी गलत कराओगे। सपोज 1 वर्ड में आंसर लिखा, नो मोर देन 1 वर्ड और अ नंबर, ठीक है। क्वेश्चन से आपको आंसर लग रहा है जुरासिक पार्क, लिख दिया जुरासिक पार्क, बट क्वेश्चन में पूछा क्या था? नो मोर देन 1 वर्ड, आंसर में क्या आना था? ओनली पार्क आना था, जुरासिक की तो ज़रूरत ही नहीं थी, गलत कर दिया। फाइंड आउट भी कर लिया, फिर भी गलत कर दिया। क्लियर है? तो ध्यान रखें इनका। नेक्स्ट, चेक स्पेलिंग्स ट्वाइस, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रूफ रीडिंग के टाइम। वैसे भी हम क्या करेंगे, अगर प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम भी नहीं भी है तो साथ ही साथ भी हम उनको क्रॉस चेकिंग करते रहेंगे, जैसे फिलिप्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग चाहे देख के लिख रहे हो फिर भी गलत हो जाती हैं, IES, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलत हो जाती हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? कॉन्शियसली बैठिए वहाँ पे, कॉन्शियसली परफॉर्म कीजिए, तभी चीज़ें ठीक जाएंगी, अप टू द मार्क। नेक्स्ट इज ग्रामर, टेंसेस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, ये कब काम आती हैं? जब आप फिलिप्स करते हो। फिलिप्स में आंसर में बात हो रही है सारी पास्ट में, लेकिन पैसेज में प्रेजेंट में बात चल रही है। कीवर्ड के साथ आंसर फाइंड आउट कर लिया, प्रेजेंट में था, आंसर में भी प्रेजेंट में लिख दिया, लेकिन लिखना किस में था? पास्ट में लिखना था, क्योंकि उसमें तो पास्ट की बात चल रही है ना, वहीं गलत। ठीक है। स्टडी वहां पे आया तो मैंने तो स्टडी लिख दिया, आना क्या था? स्टडीड आना था भाई। क्लियर है? इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, और ये होती हैं, यही तो ट्रिकी चीज़ें हैं, यही तो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देन इज वर्क ऑन वीकर एरियाज, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब हम बैठेंगे माइंडसेट के साथ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे अपने पेपर के लिए, तब हमें पता होना चाहिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा व्हाट आर आर वीकर एरियाज। मुझे ट्रू फॉल्स में कंफ्यूजन है, मैचिंग मुझसे अच्छे से नहीं होते, फिलिप्स में मैं गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को ये नहीं करना कि ये क्वेश्चन मेरे वीक है, पेपर से 1 वीक पहले कर लूँगा, पेपर से 10 डेज पहले कर लूँगा। नो, उन क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, उस पर्टिकुलर टाइप की 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 4 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, है ना, सो डैट उनको आप मास्टर कर सकें। मास्टर हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होगा, डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा पेपर परफॉर्म करके आएंगे। लास्ट इज प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 फुल पेपर्स बिफोर एग्जाम। कम से कम, चाहे जीटी स्टूडेंट्स के पास 1 वीक का ही टाइम है, चाहे 10 डेज का ही टाइम है, 15 डेज का टाइम है, 1 मंथ 2 मंथ का, तो बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम यू ओ टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पेपर्स, फुल क्वेश्चन पेपर्स 10 रीडिंग के प्रैक्टिस करने ही होंगे। जब 10 तक कर लोगे तब इतने केपेबल हो जाओगे कि क्वेश्चंस क्लियर हो गए, स्ट्रेटेजीज क्लियर होगी। एंड यस, ये जो पेपर्स आप उठाओगे, कहाँ से उठाओगे? फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ BC एंड IDP, वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स होते हैं, वहीं से उठाओगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वहाँ से अगर उठाओगे तब पूरे क्वेश्चन टाइप, स्ट्रेटेजीज, डिफिकल्टी लेवल, ये सारी चीज़ें हल्की हल्की आपकी क्लियर हो जाएंगी। कैसे आता है? वेदर स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर एकेडमिक और GT। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन टाइप्स पहले क्लियर होने चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान में रख के आप प्रैक्टिस करेंगे, परफॉर्म करेंगे, है ना, तो आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। इवन यू कैन अचीव 9 इन रीडिंग, 9 बैंड्स रीडिंग में आराम से आ सकते हैं। GT स्टूडेंट्स तो भाई आराम से ले सकते हैं 9 बैंड्स, बिकॉज जो GT स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस तो हो ही जाते हैं। अगर इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अच्छे से ध्यान में रख के परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर एंड इवन 9 एज वेल। क्लियर है? So I hope all the concepts are clear to you guys. इसके बिना फिर भी if you have any doubts, you can directly WhatsApp me and write down me on Gmail ID. Clear? So for more updates, stay tuned to my channel. Thank you.